राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़ दिया है और अब उन्होंने रायबरेली को चुना है। उधर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने भी अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर की है, तो बीजेपी ने तीखे प्रहार किए हैं। भाजपा ने कहा है कि गांधी परिवार ने वायनाड पर फिर वंश थोपा है और ये वायनाड के साथ धोखा है। आज इन्हीं बयानों के इर्द गिर्द होगी महाबहस, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वाड्रा की सियासी इच्छा पूरी करेंगे राहुल प्रियंका। प्रियंका के संसद में भाग लेने पर उनको सांसद के रूप पर देखने पर उसके बाद मैं शामिल हो सकता हूं। वायनाड पर विरासत भारी, राहुल चले रायबरेली। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली के रास्ते यूपी को साधेंगे राहुल। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। बीजेपी का प्रहार धोखा दे रहा गांधी परिवार। रनअवे ब्राइड मूवी देखी थी ना, हमेशा भागते रहते हैं दुल्हन, तब राहुल गांधी वायनाड से भागे। अच्छा है, प्रियंका गांधी लड़े, शुभकामनाएं। हालांकि चुनाव आसान नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि हम भी पूरी ताकत से लड़ेंगे, कम्युनिस्ट भी लड़ेगी, हल्की मुस्लिम लीग का सपोर्ट तो नहीं को रहेगा। बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में लोकसभा का टिकट दे करके तो प्रियंका गांधी का कद और छोटा करने की कोशिश हो रही है। और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ है। राजेश चौधरी जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, मनीष सिंह जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर अनुप्रसाद पासवान कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच में है, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे बीच में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अनुप्रसाद पासवान जी आपसे करते हैं। अब यह तस्वीर साफ हो गई है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली अपने पास रखेंगे। कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप एक बार फिर से अपना वंश थोप रहे हैं वायनाड पर। राहुल गांधी वायनाड चुनाव लड़ने गए थे जब अमेठी से हारे थे, और रायबरेली अमेठी प्रियंका गांधी पूर्व से ही आती रही हैं, तब से जब यहां पर सोनिया गांधी चुनाव लड़ा करती थी। कद छोटा कर दिया गया कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी का। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा नमस्कार, न्यूज 18 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए आस्था जी, ये आप जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। बात तो ये भी हो रही थी कि रायबरेली से अमेठी से राहुल गांधी जी क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, रायबरेली क्यों चले गए। जब वहां से केएल शर्मा जी को हम लोग कांग्रेस लड़ा रही थी तब भी लोग बोल रहे थे, तो क्या केएल शर्मा जी तो गांधी परिवार के तो नहीं है, मगर वो वहां से चुनाव लड़े, उनको बराबर उतना ही सम्मान दिया गया जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। ठीक है अनुप्रसाद जी, प्रश्न यहाँ पर कार्यकर्ता या गांधी परिवार के सदस्य में से कौन इसका नहीं है। प्रश्न यहाँ पर इस बात का है कि बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से वायनाड के लोगों पर वंश थोप दिया गया गांधी परिवार का। मैं वही तो आपको आस्था जी पॉइंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब अमेठी में राहुल गांधी जी नहीं लड़ रहे थे, वहां से एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, और अब वहां पर भी वायनाड में भी वहां पे ये कहा जा रहा है कि भाई वंश तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो भाजपा के पास मुद्दे तो है नहीं, अपने कामों को तो वो कभी बता नहीं सकते, तो वो गोल गोल कांग्रेस के ऊपर ही किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, चलिए इस पर कमेंट पहले लेते हैं राजेश चौधरी जी। राजेश चौधरी जी, अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, ये तो पार्टी का इंटरनल मैटर है, कौन कहां से लड़े। जब राहुल गांधी रायबरेली से लड़ रहे थे आपको तब दिक्कत थी, अब वायनाड से प्रियंका गांधी लड़ रही है आपको तब दिक्कत है। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कहना इतना है कि कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, उससे बाहर ये नहीं आ सकते। वही ये कर रहे हैं। वायनाड का कोई कार्यकर्ता नहीं हो सकता क्या चुनाव लड़ने के लिए? उनको लड़ा दीजिए। कितनी सीट से गांधी परिवार चुनाव लड़ेगा? माताजी राज्यसभा में बैठी हुई है, एक बेटा लोकसभा में आ गए, दूसरे बेटी जो है वायनाड से आना चाहती है। तो हम तो इतना कह रहे हैं केवल कि ये स्वीकार कर लें कि ये परिवार के पीछे चलने वाले लोग हैं। राजनीतिक विरासत राजा रजवाड़े जैसे करते थे, राजा का बेटा राजा बनेगा,
उसकी परंपरा को निर्वहन करने वाले लोग हैं, हमें कौन। अच्छा ठीक है, आपका ये कहना है कि परिवार के 3 सदस्य तो पूरी तरीके से एक एक कुर्सी पर हैं, मतलब चाहे वो राज्यसभा हो या 2 लोकसभा। प्रियंका गांधी भी तैयारी कर रही है वायनाड से लड़ने की। मनीष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, अब रॉबर्ट वाड्रा साहब को क्यों भूल गए लोग? वो तो पूर्व में कह भी चुके हैं कि हाँ चुनाव लड़वाएंगे, वो तो आतुर बैठे हैं चुनाव लड़ने के लिए, मुरादाबाद के रहने वाले भी हैं वो। देखिए आस्था जी, ये गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का निजी विषय है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पर कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के किसको परिवार बढ़ाने के लिए मना किया गया है? क्यों नहीं आप परिवार बढ़ा रहे? और राजनाथ सिंह से पूछिए कि वो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके बेटा पंकज जो है वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हैं, वो आपको दिखाई नहीं देगा। ये प्रतीक भूषण और उनके जो छोटे वाले बेटे हैं, एक लोकसभा में एक विधानसभा में, ये आपको दिखाई नहीं देगा। इन सब सवालों से अब उठने का समय है। देश मुद्दों पर अब चाहता है कि सरकार जो सरकार के सामने ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बहस हो और उन पर फैसला लिया जाए। सबसे बड़ी बात है, जब कई सीटों पर चुनाव लड़ने की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी कई तरह के नैरेटिव सेट करती है, कई तरह की बात करती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 1952 में लखनऊ का उपचुनाव हार गए, उसके बाद से 1957 में जो दूसरा आम चुनाव था उसमें लखनऊ से चुनाव लड़े, बलरामपुर से लड़े, मथुरा से लड़े। बलरामपुर का सीट जीते, लखनऊ और मथुरा जमानत नहीं बचा पाए। वह पहले ऐसे देश के नेता हैं जिन्होंने एक सीटों के अलावा कई सीटों से चुनाव लड़ना शुरू किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है उन बातों से अब ऊपर उठने का समय। ठीक है, आप कुल मिला के ये कह रहे हैं कि इस तरह की बातें राजनीति के लिए हो रही हैं, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं हो रही है। प्रभात त्रिपाठी जी बीच में, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, अब रायबरेली से उत्तर प्रदेश को और नॉर्थ को साधेंगे राहुल गांधी और दक्षिण को साधेंगी प्रियंका गांधी। मतलब एक तरीके से 2024 के आम चुनाव का जो परिणाम आया, जिसमें एक मजबूत विपक्ष बनकर के उभरा, अब तैयारी और रणनीति अभी से ही क्या नजर आने लग गई है अगले 5 साल बाद के लिए? देखिए आस्था जी, जिस तरीके से जब सोनिया गांधी रायबरेली गई और उन्होंने कहा मैं अपना बेटा सौंप रही हूं आपको और आप राहुल का ख्याल रखिएगा, उसी समय ये लग रहा था कि रायबरेली उत्तर प्रदेश को साधने के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत कमजोर है, अगर राहुल गांधी यहां रहेंगे और प्रियंका वायनाड जा रही है। देखिए लोकतंत्र में हर व्यक्ति को, हर पार्टी को अपना लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं एक नई बहस, एक नई बात कहना चाहता हूं। ठीक है कि ये जो 2 जगह से चुनाव लड़ने की जो परंपरा है, वहां के मतदाता को आप छलते हैं। वायनाड में आपने वायनाड को की जनता को क्यों नहीं बताया कि मैं रायबरेली से भी चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि रायबरेली ये एक महत्वपूर्ण बात है और इसका जिक्र मैं अपने अगले सवाल में करने जा रही थी। अच्छा हुआ आपने जिक्र कर दिया इस बात का प्रभात जी। और डॉक्टर अनु, सवाल ये नहीं है कि आप 2 सीट से लड़ रहे हैं, सवाल ये है कि आपने वायनाड की जनता को लास्ट तक क्लियर नहीं किया कि आप दूसरी सीट यानी रायबरेली से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है कि आपने जनता को धोखे में रखा है। देखिए आस्था जी, अगर इस तरह की बात उठ रही है कि क्यों 2 सीट से लड़ते हैं और 1 सीट को छोड़ देते हैं जीतने के बाद, तो मुझे तो लगता है सबसे पहले ऐसे नियम कानून के ऊपर तब उंगली उठानी चाहिए कि क्यों इस तरह के नियम कानून बने। अगर इस तरह के नियम कानून बने हैं तो वो लोकतंत्र का ही हिस्सा है और लोकतंत्र के तहत अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो छलावा नहीं होता है। और रही बात वायनाड की जनता के बीच में, प्रियंका गांधी जी अपने आप में एक नारी शक्ति के रूप में है और वहां की जनता, अगर जाहिर सी बात है वो लड़ने जा रही है और अगर जनता को लगेगा कि वो छलावा करके गांधी परिवार ने उनको किया तो प्रियंका गांधी जी उस हिसाब से अपना उनका रिजल्ट आएगा। आप उपचुनाव होने दीजिए, तब पता चलेगा। हमें तो जनता के मैंडेट की चिंता करनी चाहिए ना, और असंवैधानिक कुछ भी नहीं है अनुसार बात करनी चाहिए। एक प्रत्याशी अगर चाहे तो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गैर संवैधानिक है नहीं, पर जो हमारे माननीय पत्रकार महोदय कह रहे थे उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ कि वहां की जनता के साथ छलावा है। वो आपसे अपेक्षा करके वोट दे रही है कि मेरे क्षेत्र का विकास करेंगे, फिर आप इस्तीफा दे रहे हैं तो वहां उस क्षेत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा, इनके परिवार की जो बात कर रहे थे, राजीव गांधी हो या संजय गांधी हो, वो भी लोकसभा के सदस्य रहे, और राजीव गांधी जी के पिताजी फिरोज जहांगीर खान जी भी लोकसभा के सदस्य रहे, उनकी पत्नी इंदिरा गांधी जी भी लोकसभा की सदस्य रही। पूरा कौल परिवार राजनयिक था। मैं बताता हूँ परिवारवाद क्या होता है। एक व्यक्ति के कोई कार्यकर्ता बन के काम करके पार्टी में टिकट हासिल करके ये कर ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवारवाद हो गया। भाई नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आ गए, फिरोज जहांगीर खान आ गए, उसके बाद लगातार ये परंपरा चली आ रही है। कितनी पीढ़ी की परंपरा है साहब।
हमारे यहाँ कोई नरेंद्र मोदी के बाद कौन देश का नेतृत्व करेगा कोई नहीं जानता। डॉक्टर अनुज बात का जवाब वो कह रहे हैं कि ये तो पूरी एक वंशावली है जहां पर प्राथमिकता यही होती है कि पहले परिवार के सदस्यों को अकोमोडेट किया जाए, उनके लिए ऐसी सीटें ढूंढी जाए जहां से वो जीत करके सदन में पहुंचे, अपर हाउस या लोअर हाउस। जी ये प्रश्न मुझसे था। जी आपसे, और उसका जवाब फिर मैं मनीष जी। जी देखिए, अगर बीजेपी वंशवाद या इस तरह की बातें करती है ना तो मुझे हंसी आती है अपने आप में, जो ये कहते हैं कि भाई खुद भी अपने इतने सारे एनडीए गठबंधन को लेके बैठे हैं, जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आज अपने अपने पार्टियों को संभाल रहा है और उसको ये अपने में समाहित किए हुए हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करूं तो बृजभूषण के ऊपर इतने बड़े बड़े मुकदमे लगे, मगर उसके दबाव में आके उसको ना टिकट देके उसके बेटे को आपने जो टिकट पाया, क्या वो परिवारवाद वंशवाद में नहीं गिना जाता है? बीसीसीआई के अध्यक्ष बने पड़े हैं अमित शाह जी के बेटे, वो भी लगातार 2 बार वो बने हुए हैं, क्या उनको हटा के कोई और ऐसा आपको काबिल बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाकर नहीं दिखा? तो ये सारी चीजें जो है ना वो बेबुनियादी बातें हैं, ये पार्टी की रणनीतियों के तहत काम होता है। और अगर प्रभात त्रिपाठी जी क्या 2024 के आम चुनाव के बाद परिवार के अंदर ये जो सीट है, ये राजनीति है, पॉलिटिक्स है, पद है, वो अब मान्य है? मतलब अब इस पर कोई उंगली उठाने की गुंजाइश नहीं है? नहीं, देखिए आस्था जी, परिवार का जो ये सवाल है, ये परिवार का सवाल तो अब खत्म राजनीति में हो जाना चाहिए। दोनों पार्टियां इससे अछूती नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। परिवारवाद बार बार करके ये जनता को भ्रमित किया जाता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं डिबेट में, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। वायनाड की जनता को अब एक उपचुनाव हो रहा है, एक फिर खर्चा हो रहा है, इलेक्शन का एक प्रोसेस है, फिर खर्चा होगा। आप जब वायनाड की जनता से गए थे तो क्या आपको विश्वास नहीं था कि मैं वायनाड से जीतूंगा? आपने रायबरेली सीट भी रखी, अरे आप ये दोनों क्लियर कर देते, आप 2 जगह से लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनता को ये पता लगे कि ये व्यक्ति जो हमारा जनप्रतिनिधि होने जा रहा है वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहा है और हो सकता है वो ये सीट छोड़ दे, तो ये कंफ्यूजन जनता का दूर हो जाए। आप अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आ जाइए, 2027 के चुनाव में कांग्रेस निश्चित तौर पे अपनी जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और वो चाहेगी कि प्रियंका गांधी वायनाड से संसद पहुंचे, भाई बहन दोनों संसद में रहें। और उसके अलावा जो अभी तक एक सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए खड़ा हो गया है कि अभी तक जो प्रियंका को पीछे बार बार हाथ खींचा जाता था कि बड़े भाई की राजनीति प्रभावित हो जाएगी, छोटी बहन अगर आ जाएगी देश की राजनीति में, तो अब कांग्रेस के लिए दोनों लोग अगर संसद में पहुंच रहे हैं, तो अब ये सवाल है जनता के बीच में। लेकिन प्रभात जी आचार्य प्रमोद कृष्णम, आचार्य प्रमोद कृष्णम जो पहले कांग्रेस में ही रहे, उसके बाद उन्होंने अपनी राह वहां से अलग की और वो बयान भी देते रहते हैं। उनका कहना है कि ऐसा कदम उठा के प्रियंका गांधी का कद छोटा कर दिया गया, और वो पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी के अंदर लॉबिंग का इशारा करते रहे। राहुल वर्सेस प्रियंका, इस तरह की परिस्थितियां, उन पे चर्चा, उस समय समय पर इस तरह की बातें करते रहे। नहीं, ये कांग्रेस, देखिए आस्था जी आवाज आपकी चलिए, ये कांग्रेस में था, ये कांग्रेस में पिछले में 2 दशक से देख रहा हूं कि लगभग 1 दशक से तो पूरी तरीके से ये कांग्रेस में था कि प्रियंका की बार बार प्रियंका को उत्तर प्रदेश भेजते थे और पीछे कर लेते थे। राजनीति में प्रियंका की के हाथ मजबूत नहीं किए गए, और कांग्रेस का यही एक सबसे बड़ा पतन का कारण रहा उत्तर प्रदेश के अंदर कि 2.5-3 दशक से उन्होंने अपना संगठन नहीं बनाया, और बार बार जिस तरीके से वो असमंजस की स्थिति में रहते थे कि आखिर प्रियंका को आगे बढ़ाए कि ना बढ़ाए, कहीं वाड्रा फैमिली आगे ना आ जाए। अब रॉबर्ट वाड्रा भी सांसद बनना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा है, वो भी कहीं से राज्यसभा चले आएंगे, तो पूरा परिवार संसद में पहुंच जाएगा, राज्यसभा चले आएंगे। मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जनता से छलावा। अगर कोई भी जनप्रतिनिधि आप चुन के जाते हैं, स्पष्ट बोलिए जनता के बीच में कि मैं आपके बीच में सेवा भाव में रहूंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि थोड़ा इथिकली काम लेना चाहिए, थोड़ा इथिकली काम लेना चाहिए। ठीक है, मनीष सिंह जी, जी बोलिए। जी आस्था जी, प्रभात जी की बातों से असहमति जताते हुए, चूंकि वरिष्ठ हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत जाने माने पत्रकार हैं, लेकिन जब पत्रकार वर्ग से आने वाले व्यक्ति अगर इस तरह की बात करते हैं लोग, तो कभी कभी बहुत दुख होता है।
आचार्य नरेंद्र देव जी, लोहिया जी और तमाम हमारे जो महान समाजवादियों ने जिस तरह की बातें कही हैं, आज देखिए ना 2014 में नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने आए तो बनारस से नहीं लड़े, बड़ोदरा से चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, बड़ोदरा की जनता के साथ छलावा नहीं किया। ये प्रभात जी कैसे भूल जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने, सुनिए भाई, अरे सुनिए प्रभात जी, आप वरिष्ठ हैं, आपके एक बार भी नाम लिया क्या आपने? एक बार नाम लिया आपने? एक बार नाम लिया आपने? नहीं आस्था जी, मुझे बात जी एक सेकंड, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी प्रभात जी, उन्हें बात पूरी करने रहेंगे तो मैं उससे ज्यादा अटैक कर सकता हूं। ठीक है प्रभात जी, मैं आपको अलग से समय दे दूंगी, एक बार पूरी बात रख लें, पूरी बात रख लें। बोलिए मनीष जी। आप अटैकिंग मोड में मत रहिए मेरे लिए। आस्था जी, ठीक है, आस्था जी, बात रखिए। ये एक जो नैरेटिव बनाने की, एक सोसाइटी में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, इस नैरेटिव से समाजवादी लोग नहीं डरने वाले हैं और कांग्रेसी और इंडिया गठबंधन के लोग नहीं डरने वाले हैं। जिस तरह की बातें छुपा करके और हमारे ऊपर लांछन लगाए जाएंगे, हम इससे डरने वाले नहीं है, भयभीत होने वाले नहीं है। ठीक है राजेश चौधरी जी, परिवारवाद की बात आती है तो आप देखिए, देश का आम चुनाव जहां जनता खुद चुनती है अपना प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश का ही आप उदाहरण लीजिए कि यादव परिवार से जितने भी लोग लड़े सभी जीतकर लोकसभा पहुंच गए। अब कांग्रेस पार्टी की आप स्थिति देखिए, सोनिया गांधी जो हैं वो राज्यसभा से पहुंची हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब वायनाड से लड़ने की तैयारी कर रही है। ये तो जनता है जो लोगों को चुन रही है। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के हमारे जो मित्र है, उन्होंने नाम लिया डॉक्टर लोहिया जी का। वो परिवारवाद के सबसे बड़े विरोधी थे, वो नहीं चाहते थे कभी परिवारवाद हो। कोई एक अक्षर वो लिख करके गए तो हमें दिखा दे, इस बात का हम दावा करते हैं। आप तो केवल जो आपको अच्छा लगेगा उसको इस्तेमाल जनता पार्टी की पूरी लेगेसी इस समय परिवारवाद में ढकी पड़ी है। आज ज्योति आदित्य राय सिंधिया यार मैं बात कर रहा हूँ लोहिया जी पासवान से गोरखपुर में क्यों नहीं? आप लोहिया जी की बात कर रहा हूँ। कमलेश पासवान अपने दम पर चौथी बार सांसद बने, शशांक मणि कमलेश पासवान चौथी बार सांसद बने, अपने दम पर बने, उनके पिताजी के दम पर नहीं बने। समाजवादी पार्टी उन्हें अनुकंपा पे नियुक्ति नहीं मिली है, जैसे अखिलेश यादव जी को अनुकंपा पे नियुक्ति मिली। आपसी बहस का कोई लाभ नहीं है क्योंकि जनता अपना फैसला सुना देती है। जनता अपना फैसला सुना देती है, एक एक करके। अक्षय यादव को अनुकंपा पे नियुक्ति मिली, सब पर यादव फैमिली को अनुकंपा पे नियुक्ति मिल रही है, तो कमलेश पासवान को नहीं मिली। 4 बार जीत करके आए अपने दम पर। उनके पिताजी उनको विधायक या सांसद बना करके नहीं गए, वो पहले भी विधायक थे, फिर उसके बाद सांसद बने। क्या बात कर रहे हैं आप? ये परिवारवाद है? कोई व्यक्ति आकर के, कोई नया नौजवान आकर राजनीति में अच्छा ठीक आगे बढ़ता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी मैं डॉक्टर अनु प्रसाद को एक बार फिर से चर्चा में लाना चाहती हूँ। ठीक है राजेश जी, बात आ गई आपकी। डॉक्टर अनु प्रसाद, अब ये सवाल मैं आपसे पूछ ही देती हूँ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और अब प्रियंका गांधी भी, वो भी वायनाड से लड़ने की तैयारी में है। अब रॉबर्ट वाड्रा साहब को भी कोई ना कोई जगह दे ही दीजिए, वो तो इच्छा जताई चुके हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्हें भी कहीं अकोमोडेट कर दीजिए। क्या विचार है इस पर कांग्रेस पार्टी का? देखिए आस्था जी, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि जो भी पार्टी की रणनीति होगी उसी के तहत काम होगा। जिस तरीके से जनता के बीच में लगातार प्रियंका जी बनी हुई है और वो पूरे लोकसभा चुनाव में, मैंने अभी बात सुनी कि राहुल गांधी जी वर्सेस प्रियंका गांधी जी का जो मामला चल रहा है, इस तरीके की, मैंने कहा ना कि बीजेपी डर चुकी है कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी जिस तरीके से पूरे भारत में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के लोकप्रिय नेता उभर के आ रहे हैं, और जिस तरीके से वायनाड और रायबरेली दोनों जगह की जनता ने जिस तरीके से राहुल गांधी जी के पक्ष में अपना मैंडेट दिया, अपना वोट दिया, उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक राज्य में नहीं हर राज्य में फैली हुई, तो उस लोकप्रियता से भाजपा डरी हुई है। और इसलिए लगातार इस तरीके की बेबुनियाद बातें करके जनता को बार बार मूलभूत मुद्दों से भटकाने का काम करी है। मैं कह रही हूँ कि भाई क्यों अगर आपके नेताओं में इतना ही दम है तो आप कह दीजिए कि वो जाके दूसरे राज्यों से लड़ के दिखाई, करिए ना मोदी जी ने जाके बात। राजेश चौधरी जी, पता चल जाएगा उनकी लोकप्रियता कितनी है। देखिए उनकी राहुल गांधी की लोकप्रियता का पैमाना तो ये है कि 100 भी पार नहीं कर पाई है कांग्रेस, जो 400 कुछ सीटें जीतने वाली पार्टी थी 100, और 8 राज्यों में 0 है। मैडम सुनिए, 8 राज्यों में 0 कांग्रेस की, खाता नहीं खुला है। दिल्ली जो देश की राजधानी है वहाँ 0, उत्तराखंड 0, हिमाचल प्रदेश 0, अरुणाचल प्रदेश 0, ऐसे एक करके बोलिए, कांग्रेस किस सफलता की बात कर रहे हैं? अरे वो हजारों किलोमीटर पैदल चले मगर मोदी जी तो खुद
संसदीय क्षेत्र में अपनी नाक नहीं बचा पाए। लगातार प्रदेश अध्यक्ष अजय राउत 12-19-20 वोटों और आखिरी में सिर्फ 1.5 लाख वोट से जीत पाए। तो ये लोकप्रियता जो है ना, वो लोकप्रियता आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मनीष जी मेरी इस बात का जवाब दीजिए। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये जो गठजोड़ 2024 में बना और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ, अब ये साथ आगे तक कब तक कायम रहेगा? ये गठबंधन आखिर किस प्रकार चलेगा? अब आगे के लिए आप लोग मंथन कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है, उससे पहले उपचुनाव भी है और उसके बाद अगला लोकसभा चुनाव भी है। आस्था जी, 10 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहा है और हमारी पार्टी श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में पीडीए जो हमारा रणनीति है, जो हमारा सैद्धांतिक एक संगठन है, हम लोगों ने इसके तहत चुनाव लड़ने का तैयारी किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस सामंती चरित्र के लिए, जिस स्वभाव के लिए जानी जाती है, आज भी उनका अहंकार छूट नहीं रहा है, आज भी वो दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अभी राजेश चौधरी जी कह रहे थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इतना मैंडेट मिला है हम सरकार में। अरे 29 मिनिस्टर आ रहे हैं देश में। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं चिंता कर रही है कि जिसके सरकार के 19 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, वो अभी अब कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम बहुत ताकत में हैं, बहुत हमको जनता का जनादेश मिला। और दूसरी लेकिन मनीष जी, सच्चाई तो यही है ना, सरकार तो एनडीए की बनी है और आप लोगों को उम्मीद थी कि शायद जो उसके घटक दल हैं आप उनको साध पाए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। संदेश भी गया कि भाई साथ साथ हैं, 5 साल सरकार चलेगी, सिर्फ सरकार चलेगी। हाँ भाई, चुनाव है, कोई बैसाखी पर खड़ी हुई सरकार इस समय जाके किसी को भरोसा नहीं है। अभी लोकसभा का सत्र चलने वाला है, अभी आप देखिएगा लोकसभा के स्पीकर का चुनाव, उपसभापति का चुनाव होना है, तो अभी आपको दिखाई देगा जो परिस्थितियां। सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी। राजेश चौधरी जी, एक सेकंड राजेश जी, इनको बात पूरी करने दीजिए पहले। बोलिए राजेश जी। मेरा कहना यह है कि ये ईवीएम को दोष तो कम से कम नहीं दे रहे। 2017 में सुपड़ा साहब हो गया था समाजवादी पार्टी का, कितने मिनिस्टर चुनाव हारे थे? चुनाव होता है तो दुनिया भर में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का गैर कांग्रेसी किसी व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो उस महान व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। हमारा स्पष्ट बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन सरकार में आया है। ये पूरी दुनिया जानती है। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने क्या? अखिलेश यादव बने क्या? नरेंद्र मोदी ना बने? अरे नरेंद्र मोदी ने काम किया है तो बहुमत में जीत करके आए। आप 100 सीट कांग्रेस को नहीं मिली, आपकी जुमा 4 सीटें आ गई, तो अब इतना उछल रहे हो। अरे भाई, उसको देखिए जो तीसरी बार अपने दम पर सरकार बनाकर गया, दूसरी बार प्रधान भी नहीं निर्वाचित होता है। 37 सीट, अरे 4 सीटें कब तक कहेंगे आप? 37 MP जीत करके आए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? चलिए, वो इतिहास का हिस्सा है, जो इतिहास बनना था वो बन गया। नरेंद्र मोदी इस देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। गैर नेहरू, गैर गांधी परिवार का कोई सदस्य देश में पहली बार, तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री शपथ ले चुका है। ये वर्तमान की सच्चाई है। और हमारे साथ डॉक्टर अनुप्रसाद पासवान है, कांग्रेस की प्रवक्ता। अनुप्रसाद जी, बार बार आप लोग एक बात कह रहे हैं कि बैसाखी की सरकार है। बैसाखी से आपका क्या तात्पर्य है? क्या घटक दलों को आप बैसाखी कह रहे हैं? आपका गठबंधन भी तो बहुत सारे दलों के साथ मिलकर बना है, अपनी अपनी बैसाखियां सबके पास हैं। सबसे पहले आस्था जी, मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि कब किसने कह दिया कि बैसाखी की सरकार है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी तो ये हो हल्ला मचा रही थी कि 400 पार अपने दम पे हम सरकार बनाएंगे, जो हम लोग 14 में किए, 19 में किए, 24 में भी करेंगे। मगर 24 में वो चीजें नहीं हो पाई। और ये पूर्ण बहुमत की बीजेपी की अकेले की सरकार नहीं है, इन्होंने अलग दूसरे घटक दलों से भी समर्थन लेके सरकार बनाई है। और जो ये लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश गारंटी कार्ड के रूप में जनता को धोखा देने का काम किया, 420 यदि किसी ने करने का काम किया है तो राहुल गांधी ने किया है। हस्ताक्षर युक्त गारंटी कार्ड आप बांट रहे थे, उसके बाद भी कार्ड की हाडी नहीं चढ़ी, उसके बाद भी नहीं चढ़ी।
इतना झूठ जुमला फैलाने के बाद भी अरे गारंटी कार्ड तो मैडम आप ही बांट रही थी ना, बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ही तो 8,500 रुपए महीने दे रही थी, दीजिए ना उनको। आपके कार्यालय पे लाइन लगी पड़ी है महिलाओं की। दावे और दावे जिसने चुनावी मैदान में जनता से किए, अब उसको उस पर जवाब देना होगा। जनता उस पर आपको परखेगी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्षी दल हो। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, लास्ट 1.5 मिनट का वक्त मेरे पास है। प्रभात जी, अब जिस तरीके से राहुल गांधी रायबरेली से यूपी को साधेंगे माना जा रहा है, नॉर्थ को देखेंगे, प्रियंका गांधी अब वायनाड से लड़ेंगी तो जाहिर सी बात है उनका जाना आना वहां पर काफी होगा, और साउथ का फोकस लेकर के चल रही है। तो ऐसे में आने वाले चुनावों में या एक राजनीतिक स्तर पर आप इसे किस तरह की रणनीति मान रहे हैं? कोई बदलाव आप इसके पीछे देख रहे हैं? क्या इससे कांग्रेस और मजबूत हो जाएगी? देखिए आस्था जी, कांग्रेस तब तक मजबूत नहीं होगी कि राहुल गांधी चाहे रायबरेली साध दें। अरे हम कह रहे हैं 80 सीटों पे आप लगभग 15 सीटें क्यों नहीं साध रहे हैं? रायबरेली और अमेठी क्या आप साधेंगे? मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी रायबरेली में जो है साल में 5 बार आएंगे। सवाल इस बात का है कि किशोरी लाल को जैसे अमेठी में सांसद हैं, वो जाते आते भी है लोगों से मिलने के लिए। एक सबसे बड़ा सवाल है आस्था जी, 2027 के चुनाव के पहले अभी 10 लोकसभा की उसकी विधानसभा की उपचुनाव की सीट हो रही है, उपचुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस बहुत कमजोर है समाजवादी पार्टी के सामने। अब कांग्रेस कह रही 2-3 सीटें हमें चाहिए। अरे भाई, आप जीतने की स्थिति में नहीं है, सीटें क्यों चाहिए? मैं कह रहा हूं, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, ये गठबंधन कितना आगे चलेगा 2027 तो बहुत दूर है आस्था जी। कांग्रेस अपनी स्थिति उत्तर प्रदेश में मजबूत करना चाहेगी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बिल्कुल कुल मिलाकर अपने अपने गठबंधन के घटक दलों को साथ रखने की चुनौती सत्ता पक्ष के पास भी है और विपक्ष के पास भी है। बहरहाल समय का ये तकाजा है, मुझे डिबेट यहीं क्लोज करनी है। आप सभी लोगों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राहुल गांधी ने अब ये तय हो गया है कि वायनाड सीट को छोड़ दिया है और रायबरेली को चुन लिया है। वहीं प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी और रॉबर्ट वाड्रा तो पूर्व में अपनी राजनीतिक इच्छा जाहिर कर ही चुके हैं, जिस पर बीजेपी अब पूरी तरीके से हमलावर है। उन्होंने एक बार फिर से परिवारवाद का मुद्दा उठाया और कहा कि गांधी परिवार ने वायनाड पर फिर से अपने वंश को थोप दिया है और यह वायनाड की जनता के साथ धोखा है। बहरहाल अब देखना होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस नॉर्थ और साउथ दोनों को फोकस करके आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रही है, वो कितनी कारगर साबित होती है।